हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के आलोक में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य को प्रारंभ किया हुआ है। फिलहाल देखिएगा, अभी हाल में जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो उसे आप कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी नीतियां। तो ये जो महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी नीतियां उस समय रही, इनको हम क्या है कि 3 प्रकार से कैटेगराइज करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कल की क्लास में आपने क्या है, सहायक संधि की नीति का पोस्टमार्टम आपने किया। तो सहायक संधि की नीति के बारे में जो भी परीक्षा उपयोगी आपके धरातल बनते हैं या बन सकते हैं, वो तमाम प्रकार की बातों का वेरी पॉजिटिव प्रेजेंटेशन क्या है आपके समक्ष कर दिया गया है। अब देखो, कंपनी की ओर से जो भी उस समय महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी नीतियां अपनाई गई, उसमें अभी 2 प्रकार की जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं ये और रहती हैं। हालांकि इनके अलावा भी हम एक डिस्कशन और करेंगे, लेकिन सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आपकी नीतियां हैं उसमें या तो सहायक संधि का जिक्र आपको करके चलना पड़ता है, या आपको राज्य हड़प की नीति का जिक्र आपको करके चलना पड़ता है, या एक को कहा जाता है कुशासन का आरोप, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस। ये 3 ऐसी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज उस समय रही जो कंपनी के द्वारा क्या है अपनाई गई थी। हालांकि इसके अलावा भी कुछ पॉलिसीज हैं, उन पर भी हम लोग क्या अपना डिस्कशन लेकर के चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी नीतियां आपके रहीं, तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी नीतियां आपके रहीं उस समय, सबसे पहले क्या है, हमें उनको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। उनकी वेरी पॉजिटिव कैलकुलेशन क्या है हमारी गिरफ्त में आ जानी चाहिए। अच्छा, आज का जो पूरा मुद्दा रहेगा, आज का तो पूरा डिस्कशन आपका होगा वो कुशासन के आरोप के बारे में होगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, द रेस्पेक्टिव एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस। देखो, होता क्या है कि इसको डिस्कस करने का मतलब ये बनता है कि जब आप इसका जुड़ाव अवध जैसे राज्य के साथ करना चाहेंगे, या जब आप इसका जुड़ाव अवध जैसे भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति के साथ करना चाहेंगे, तो यहां पर कई सारे कंट्रोवर्शियल ग्राउंड्स बन के आपके सामने आते हैं। कंट्रोवर्शियल ग्राउंड्स का मतलब यह है कि क्या हम ये मान के चलेंगे कि अवध पर वाकई में ही कुशासन के आरोप को लागू कर दिया गया था, या क्या हम ये मान के चलेंगे कि अवध का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कंपनी के साम्राज्य में जो शामिल हुआ वो राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत हुआ। तो ये जो आपके रेस्पेक्टिव कंट्रोवर्शियल ग्राउंड्स हैं, ये आपको आपकी परेशानी में, आपको आपकी परीक्षा में क्या है, थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। तो हमारा मुद्दा यह रहेगा कि आपको अपनी परीक्षा में किसी भी असुविधा या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस नाते एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस को आपको बहुत प्यार के साथ कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और इसका जुड़ाव अवध के साथ आप किस प्रकार से करेंगे, और अवध के भौगोलिक साम्राज्य को फाइनली कंपनी के साम्राज्य में अगर आपको शामिल करवाना है तो वहां पर आप किस पॉलिसी का रेफरेंस लेकर के चलेंगे, ये सारी की सारी बातें जो हैं बहुत प्यार के साथ आपकी गिरफ्त में आ जानी चाहिए। हमको लगता है कि अगर आप एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस को समझना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम यहां पर क्या है सीधा डिस्कशन एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस के बारे में करेंगे। हम यहां पर करेंगे एक तुलनात्मक अध्ययन, हम यहां पर करेंगे एक कंपैरेटिव स्टडी, और ये जो आपका तुलनात्मक अध्ययन होगा ये आपको काफी आसानी देने का कार्य करेगा, है ना। मैंने हमेशा कहा है, अगर आपको किसी भी नई प्रकार की दुनिया में प्रवेश करके चलना है तो नई प्रकार की दुनिया में प्रवेश करने से पहले थोड़ा ठहराव लेकर के आओ। और उस ठहराव का मतलब क्या होगा कि आप अपने आप को यह बता के चलेंगे कि अगर हमें किसी भी नई प्रकार की दुनिया में प्रवेश करना है तो क्या हमारे पास ऐसी कोई पुरानी व्यवस्था है, क्या हमारे पास ऐसी कोई पुरानी व्यवस्था है जिसका हम सहारा ले लें और उसको अपना एक सहयोगी धरातल बनाते हुए हम नई प्रकार की दुनिया में बड़े ही प्यार के साथ क्या है प्रवेश कर पाए। तो ये चीजें टेक्निक्स होती हैं, ये आपको इनको क्या थोड़ा अपना करके चलना पड़ेगा। यानी कि टॉपिक तो आपका वही रहेगा, एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस, जिसे आप क्या कहेंगे, कुशासन का आरोप। तो पहले तो हम क्या है टॉपिक का नामकरण कर लेते हैं। तो देखो, जो टॉपिक आपका बना यहां पर आज का टॉपिक जो हमने उठाया है उसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस कहेंगे। उसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, एलिगेशन ऑफ
बैड गवर्नेंस, एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस, ओके। और इसी को हिंदी में आप क्या कहेंगे, इसी को हिंदी में आप क्या कहेंगे, कुशासन का आरोप। इसी को हिंदी में आप क्या कहेंगे, कुशासन का आरोप, कुशासन का आरोप कहेंगे, ठीक है। अब इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, शुरुआत में हमें इसके साथ क्या जोड़ के चलेंगे, हम अगर इसको आसानी देना चाहते हैं या बहुत आसानी के साथ इसको अपना बनाना चाहते हैं तो इसके साथ हमें क्या है, एक सहयोगी धरातल लाना पड़ेगा। इसके साथ हमें क्या है, एक सहयोगी धरातल लेकर के आना पड़ेगा। और जो यहां पर सहयोगी धरातल है उसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, आपके कोऑपरेटिव ग्राउंड यहां पर स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा। आपको यहां पर क्या है, कोऑपरेटिव ग्राउंड यहां पर स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपका कोऑपरेटिव ग्राउंड है इसको आप कहां से निकालेंगे, इसको आप निकालेंगे भारतीय संविधान की ओर से। यानी कि यहां पे जो डिस्कशन आपको करके चलना पड़ेगा, आपको डिस्कशन करके चलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत के संविधान का। और भारत के संविधान में क्या है, एक आर्टिकल आपको दिखाई पड़ेगा और वो जो आपका आर्टिकल होगा उस आर्टिकल को आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 356। बहुत हल्का सा जुड़ाव आपको करके चलना है। अनुच्छेद 356 का क्या है, यहां पर आपको बहुत हल्का सा जुड़ाव करके चलना है। अच्छा, अनुच्छेद 356 की जो संवैधानिक व्यवस्था है, अनुच्छेद 356 की जो संवैधानिक व्यवस्था है, बात को समझना, अनुच्छेद 356 की जो संवैधानिक व्यवस्था है, तो संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है, वो कहती है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ओके, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, है ना। और हम सभी लोग बिल्कुल जानते हैं, हम सभी लोग बिल्कुल जानते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर 356 के रिगार्डिंग क्या है, अभी आपको एक रिटन, आपको क्या एक रिटन रिकमेंडेशन की आपको जरूरत पड़ती है। आपको क्या है, एक रिटन रिकमेंडेशन की आपको आवश्यकता पड़ती है, यानी कि लिखित रूप में क्या है, एक सिफारिश की आपको आवश्यकता पड़ती है। और लिखित रूप में जो सिफारिश देने का कार्य करेंगे वो कौन करेंगे, वो राज्यपाल महोदय करेंगे। वो कौन करेंगे, वो राज्यपाल महोदय करेंगे। और राज्यपाल महोदय की जो लिखित सिफारिश है, यानी कि जो आपकी रिकमेंडेशन है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, है ना। और राज्यपाल महोदय की जो आपकी यहां पर आप सिफारिश लेकर के चलेंगे, अगर वो अपनी सिफारिश में ऐसा कहते हैं कि संबंधित राज्य का संवैधानिक तंत्र, संबंधित राज्य का संवैधानिक तंत्र, संबंधित राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, फेल हो चुका है, संबंधित राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, फेल हो चुका है। अगर राज्यपाल अपनी सिफारिश में लिखित तौर पर ऐसा कहते हैं कि संबंधित राज्य का संवैधानिक तंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो चुका है, तो अगर राज्यपाल महोदय की सिफारिश में जो लिखित रूप में है, अगर उसमें ऐसा कहा गया है कि संबंधित राज्य का संवैधानिक तंत्र, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो गया है, तो आप उस राज्य में क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू करा सकते हैं या राष्ट्रपति शासन का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब यहां पर हल्का सा हम आपको बता के चलेंगे कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के फेल होने का मतलब क्या है। तो भाई किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के फेल होने का मतलब यह है कि राज्य का जो भी आपका मैकेनिज्म है वो संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। तो अगर वो संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग अपने आप को कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा पा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, द रेस्पेक्टिव फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन अ स्टेट। संविधान के अनुरूप अगर राज्य अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो इसका मतलब यह होगा कि ऐसे राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या है, फेल हो चुका है। और अगर राज्यपाल महोदय लिखित रूप में ऐसा कहते हैं, अगर राज्यपाल महोदय लिखित रूप में ऐसा कहते हैं कि जिस राज्य के रूप में मैं राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा हूं वहां का संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, तो मामला क्या होगा, राज्य में क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो अगर आर्टिकल 356 को लेकर के यानी कि अनुच्छेद 356 को लेकर के अगर इतनी कैलकुलेशन भी आप जोड़ के चलेंगे, तो एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस को क्या है,
कैलकुलेट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, टच एंड गो वाली बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मामला क्या है, देखिए मामला यह है कि अगर आप एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस के बारे में बात करोगे तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक और आप किसको एस्टैब्लिश करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक और आप किसको एस्टैब्लिश करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करेंगे। और एक और आप किसको एस्टैब्लिश करेंगे, आप यहां पर दिखाएंगे इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्य। आप यहां पर क्या दिखाएंगे, इंडियन स्टेट्स आप दिखाएंगे, यानी कि भारतीय राज्य आप दिखाएंगे। ठीक है, यह बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। इस पॉलिसी के अंदर होता क्या था, इस पॉलिसी के अंदर यह होता था कि नंबर 1 पे हम लिख करके चलेंगे कि कंपनी की ओर से एक समिति का, कंपनी की ओर से एक कमेटी का, यानी कि एक समिति का गठन कराया जाता था, गठन कराया जाता था। कंपनी की ओर से क्या है भाई, एक समिति का गठन कराया जाता था। और यहां पर कंपनी की ओर से जिस समिति का गठन कराया जाता था उसके बारे में एक बात आपको खास तौर से यहां पर जोड़ के चलनी पड़ेगी। हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपको आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा कंफ्यूज करके चले। तो जिस समिति का फॉर्मेशन कराते हैं, है ना, भारतीय इसमें शामिल नहीं होते थे, भारतीय इसमें शामिल नहीं होते थे। ओके, याद रखना, भारतीय इसमें शामिल नहीं होते थे। यहां आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, इस नाते हमने क्या है, इसका जुड़ाव यहां पर आपके सामने किया। यानी कि पहले कंपनी की ओर से क्या है, एक कमेटी का फॉर्मेशन कराया जाएगा, और कंपनी की ओर से जिस कमेटी का फॉर्मेशन कराया जाएगा उसमें आपको सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो ब्रिटिशर्स आपको दिखाने, अंग्रेज आपको दिखाने। यानी कि कमेटी का जो अपना रेस्पेक्टिव फिजिकल कंपोजिशन होगा उसमें किसी भी भारतीय को, यानी कि किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया जाएगा। अब दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है कि यह समिति भारतीय राज्यों के शासन के धरातल का, परीक्षण करती थी। ठीक है, नंबर 3 क्या है, यह सुनिश्चित कराने का कार्य करती थी, यह सुनिश्चित कराने का कार्य करती थी कि संबंधित भारतीय शक्ति का शासन सुशासन पर आधारित है। सुशासन का मतलब क्या हो जाएगा, गुड गवर्नेंस। सुशासन पर आधारित है, सुशासन पर आधारित है या कुशासन पर, सुशासन पर आधारित है या कुशासन पर। अगली बात क्या है, यदि शासन कुशासन पर आधारित, यदि शासन कुशासन पर आधारित पाया जाता था, यदि शासन कुशासन पर आधारित पाया जाता था, यदि शासन कुशासन पर आधारित पाया जाता था, तब संबंधित भारतीय शक्ति, तब संबंधित भारतीय शक्ति के क्षेत्रों पर क्या कहेंगे, तब संबंधित भारतीय शक्ति के क्षेत्रों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता था, कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता था, कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता था, कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता था।
यानी कि ये जो लैंग्वेजेस मैंने आपको दिए हैं यहां पर, ये तमाम प्रकार की जो लैंग्वेजेस हैं ये आपको यहां पर क्या है, सहयोग करने का कार्य करेंगी, है ना। आपको बहुत ज्यादा सीधा व्यवहार नहीं करना है। यहां पर पहले क्या होगा, पहले कंपनी की ओर से क्या है, आप एक समिति का गठन करवाएंगे और कंपनी की ओर से जिस समिति का आपको यहां पर फॉर्मेशन कराना है, उस समिति में क्या है, आप किसी भी भारतीय को शामिल करके नहीं चलेंगे। यह समिति भारतीय राज्यों के शासन के धरातल का परीक्षण करती थी और यह सुनिश्चित कराने का कार्य करती थी कि संबंधित भारतीय राज्य संबंधित भारतीय शक्ति का शासन गुड गवर्नेंस पर आधारित है या बैड गवर्नेंस पर आधारित है। ओके, यह सुनिश्चित कराने का कार्य करती थी कि संबंधित भारतीय शक्ति का शासन गुड गवर्नेंस पर आधारित है या बैड गवर्नेंस पर आधारित है। और यदि शासन आपका बैड गवर्नेंस यानी कि कुशासन पर आधारित पाया जाता था तो संबंधित भारतीय शक्ति के क्षेत्रों पर क्या है, कंपनी के पॉलिटिकल कंट्रोल को इस्टेब्लिश करा दिया जाता था। अब यहां पर गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा, गुड गवर्नेंस का मतलब यह होगा कि आप एक ऐसे शासन के बारे में बात कर रहे हैं जो लगातार नाना प्रकार की नीतियों के माध्यम से अपने लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है। और यहां पर बैड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा, यानी कि कुशासन का मतलब क्या होगा कि आप एक ऐसे शासन के धरातल के बारे में बात कर रहे हैं जो नाना प्रकार की नीतियों को अपने साथ जोड़ के नहीं चल रहा है और अपने ही लोगों को क्या है, नाना प्रकार की सुविधाएं प्रदान नहीं करा रहा है। तो ये जो सारी पॉलिसी आपके सामने यहां पर रख रहे हैं, इस पॉलिसी को हम कंपनी की ओर से लागू कराने का कार्य करते हैं। लेकिन ये जो आपका पॉलिसी है, इस पॉलिसी का जो पूरा आपका ड्राफ्ट है उसको तैयार करने का कार्य किसने किया है, लॉर्ड डलहौजी ने किया है। तो यहां पर हमने आपको क्या सिखाया, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक रिकमेंडेशन का जिक्र हमने किया है। यहां पर क्या है, एक रिकमेंडेशन का जिक्र हमने किया है आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग। जब तक राज्यपाल की रिकमेंडेशन में ऐसा ना आ जाए कि संबंधित राज्य का जो आपका संवैधानिक तंत्र है वो फेल हो चुका है, तो आप किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते। अब संवैधानिक तंत्र का फेल होने का मतलब क्या है कि राज्य संविधान के प्रावधानों के आधार पर व्यवहार नहीं कर रहा है। और अगर राज्य संविधान के प्रावधानों के आधार पर व्यवहार नहीं कर रहा है तो राज्य के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी और राज्य के लोगों का वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यही बात तो देखो यहां पर है, यहां पर क्या है कि जिस समिति का जिक्र आप करके चल रहे हैं, उस समिति की अगर उस समिति के परीक्षण में यह पाया जाता है कि किसी भी भारतीय शक्ति का शासन क्या है, कुशासन पर आधारित है ना, यानी कि एक ऐसा शासन है जो अपने लोगों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं दे रहा है, तो कंपनी क्या बनाएगी, बहाना बनाएगी और कंपनी एक आरोप लगाएगी, कंपनी एक एलिगेशन लगाने का कार्य करेगी कि आप गुड गवर्नेंस को अपने साथ जोड़ के नहीं चल रहे हैं, आप बैड गवर्नेंस को अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं, आपके लोगों का विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो चुका है, आप लगातार अपने लोगों को बेसिक फैसिलिटीज देने का कार्य नहीं कर रहे हैं। इस नाते आपके क्षेत्र पर हम अपना पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं ताकि यहां के लोगों को हम बेसिक फैसिलिटीज या उनका जो डेवलपिंग ग्राउंड है हम उसको आगे बढ़ा पाएं। तो उस समय जो एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस लाया गया वो बिल्कुल ऐसा ही आपको नजर आएगा जैसा आर्टिकल 356 के अंदर का मामला है। तो आर्टिकल 356 को इसलिए मैंने क्या है बिल्कुल आमने सामने रख करके आपको समझाने की बात की है। यहां भी जो आपका रिकमेंडेशन है राज्यपाल की, सारा खेल उसका है। और अगर संवैधानिक तंत्र का फेल होना है तो मामला किसका है, बैड गवर्नेंस का अपने आप ही आ रहा है। तो यहां भी सारा खेल किसका है, समिति की सिफारिश का है। और अगर समिति अपनी सिफारिश में ऐसा कह देती है कि संबंधित राज्य का जो शासन है वो गुड गवर्नेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि कंपनी को बहाना मिल जाएगा। और कंपनी क्या लेके आएगी, कंपनी एलिगेशन लेकर के आएगी कि भैया आप गुड गवर्नेंस को अपने साथ जोड़ के नहीं चल रहे हैं, है ना, कि आप तो क्या है बैड गवर्नेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते आपके भौगोलिक क्षेत्र पर कंपनी अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने का काम करेगी, कंपनी अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने का कार्य करेगी। ओके, ताकि यहां के लोगों को क्या है हम जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो दे पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 356 के साथ जो हमने एक कंपैरिजन करा के आपको दिखाया किसका,
द रेस्पेक्टिव पॉलिसी ऑफ एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस का, ये आपको परेशान नहीं करेगा। और आर्टिकल 356 के साथ जोड़ के क्या है, आप इसको वेरी कन्वीनियंट बना सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान क्या है, आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए समझते हैं कुछ और बातें यहां पर। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने कहा कि एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस, कोई बात नहीं है। अब इसके साथ अब ये तो है कि हम किसको जोड़ के चलेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जोड़ के चलेंगे, है ना। लेकिन यहां पर ये जो पॉलिसी है, इसका जो आपका कंप्लीट ड्राफ्ट है, इसका जो आपका कंप्लीट ड्राफ्ट है, इसका जो आपका कंप्लीट ड्राफ्ट है, तो कंप्लीट ड्राफ्ट जो रहेगा उसको बनाने का कार्य कौन करेंगे, आपके लॉर्ड डलहौजी साहब करेंगे। लॉर्ड डलहौजी साहब करेंगे, लॉर्ड डलहौजी साहब करेंगे, ठीक है। और आप जिस समय में आप इसको लागू कराने की बात करेंगे, यानी कि समय आप लेके चलेंगे यहां पर 1856 का, 1856 का, और 1856 में डलहौजी साहब आपको किस रोल में दिखाई पड़ेंगे, तो आप क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप क्या कहेंगे भी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि उस समय क्या है, ये भारत के गवर्नर जनरल हैं। उस समय क्या है, भारत के गवर्नर जनरल हैं। अब यहां पर कहानी क्या बनाएंगे हम कहानी ये बनाएंगे कि हमको एक टाइम मिलता है, और टाइम हमने क्या लिया है भाई, 1856 का टाइम हमने यहां पर क्या है लिया है। बहुत प्यार से इस बात को समझना, हमने टाइम यहां पर क्या लिया है, 1856 का टाइम लिया है। और 1856 में हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, हमारी कैलकुलेशन ये हो जाएगी कि एक और हम किसको लेके चलेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और एक और हम किसको लेके चलेंगे, अवध को। एक और हम किसको लेके चलेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और एक और हम किसको लेके चलेंगे, अवध को लेके चलेंगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आपको अवध की ओर क्या लेके जाना है, एक कमेटी आपको लेके जाना है। एक कमेटी क्या है, आपको लेकर के जाना है, एक कमेटी आपको लेकर के जाना है। और लैंग्वेज आपको क्या बनानी है, लैंग्वेज आपको यह बनानी है कि जेम्स आउटरम की अध्यक्षता में, जेम्स आउटरम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन, एक समिति का गठन, जेम्स आउटरम की अध्यक्षता में क्या है, एक समिति का गठन है। अगली बात क्या कहेंगे, इस समिति ने अवध के संदर्भ में, इस समिति ने अवध के संदर्भ में कुशासन के धरातल की सिफारिश की। कुशासन के धरातल की क्या है, सिफारिश की, है ना भाई। जेम्स आउटरम की अध्यक्षता में जिस रेस्पेक्टिव कमिटी का यहां पर अवध के रिगार्डिंग फॉर्मेशन कराया गया, तो उसने अवध में जाकर के अवध का जो आपका रूलिंग ग्राउंड है उसको इन्वेस्टिगेट करने का कार्य किया, उसको एग्जामिन करने का कार्य किया। और जेम्स आउटरम की अध्यक्षता वाली जो यहां पर कमिटी आपको लेकर के चलनी है, उस कमिटी ने साफ साफ ये सिफारिश कर डाली कि भैया अवध जो है ये क्या है, बैड गवर्नेंस को लेकर के चल रहा है। अवध के पास क्या है, गुड गवर्नेंस नहीं है। अब सोचो बात को कि कमिटी का फॉर्मेशन किसको कराना है, कंपनी को कराना है। कमिटी के फिजिकल कंपोजिशन में सारे के सारे लोग कौन है, आपके अंग्रेज हैं। तो जैसा कमिटी चाहेगी, जैसा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी, वैसा ही जो आपकी समिति है वो सिफारिश भी देगी। तो एलिगेशन तो बैड गवर्नेंस का आना ही था भाई। सब कुछ जब सारा खेल आप ही के हाथों में है, जब सारा खेल आप ही के हाथों में हो गया है, कमिटी आपकी है, कमिटी का गठन करवाने का अधिकार भी आपको है, कमिटी के अंदर के लोग भी क्या आपके हैं, तो सिफारिश भी क्या जाएगी, वो तो भारतीय राज्य के पक्ष में नहीं जाएगी ना। तो सिफारिश किसके पक्ष में आएगी, सिफारिश तो कंपनी के पक्ष में ही आएगी। और वही हुआ कि जब 1856 में जेम्स आउटरम की अध्यक्षता में अवध के संदर्भ में एक ऐसी कमेटी का फॉर्मेशन कराया गया, तो जेम्स आउटरम ने
कुछ नहीं सोचा, जेम्स आउट्रम ने सीधा क्या है, एक यहां पर एलिगेशन लगा दिया और एलिगेशन में साफ साफ कहा कि भैया हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती है कि जो अवध है, अवध के पास गुड गवर्नेंस का ग्राउंड है ही नहीं, अवध के पास क्या है, बैड गवर्नेंस का ग्राउंड है। लेकिन मामला क्या है, मामला यह है, देखो यहां पर बात को प्यार से समझना, मामला यहां पर यह है कि इस समय जो आप अवध को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो अवध के जो नवाब आपको दिखाई पड़ेंगे इस समय, उनका नाम है वाजिद अली शाह। उनका नाम क्या, वाजिद अली शाह। बात को प्यार से समझना, वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह क्या है, ये मोस्ट कैपेबल नवाब ऑफ अवध। यानी कि हिंदी में आप ऐसा कह सकते हैं कि अवध के योग्य नवाब, अवध के क्या योग्य नवाब हैं, ये अवध के क्या भी योग्य नवाब हैं। और ये इस बात को डील भी नहीं कर पाए थे, है ना। इनकी जो डेथ का सबसे बड़ा कारण है वो यही एलिगेशन है कि ये मान के चलते भाई हम पर ऐसा एलिगेशन आप लगा रहे हैं। अगर आप अवध के नवाबों को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो हिस्ट्री खुद इनको सैल्यूट करके चलती है कि आपके शासन में या आपके रूलिंग ग्राउंड में बैड गवर्नेंस के ट्रेसेस नहीं हैं, आपके रूलिंग ग्राउंड में क्या है, गुड गवर्नेंस के ट्रेसेस हैं। लेकिन यहां तो मनमाना व्यवहार हो रहा है ना, जब सब कुछ आप ही के हाथ में है तो ऐसी रिपोर्ट तो आनी ही थी। लेकिन यहां पर वाजिद अली शाह की आप थोड़ी प्रशंसा करके चलेंगे और उनके बारे में कहेंगे कि ही वाज द मोस्ट कैपेबल नवाब ऑफ अवध। ये अवध के क्या है, एक योग्य नवाब माने गए हैं। अब होगा क्या, होगा यहां पर ये कि यहां पर हम क्या है, एक अंग्रेज का जिक्र करेंगे, एक अंग्रेज व्यक्ति का जिक्र करेंगे, एक अंग्रेज व्यक्ति का जिक्र करेंगे। और ये जो आपके अंग्रेज व्यक्ति हैं इनका नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, इनका नाम है बिशप हीबर। क्या नाम है भाई, बिशप हीबर। क्या नाम है, बिशप हीबर। ओके, अब इनके अकॉर्डिंग बात करते हैं। इन्होंने जेम्स आउट्रम की सिफारिश, इन्होंने जेम्स आउट्रम की सिफारिश की गंभीर आलोचना की। प्रतिफल, इनके विरोध के कारण ही लॉर्ड डलहौजी अवध के संदर्भ में इस नीति को लागू नहीं करा पाया। इस नीति को प्रयास किया था उसने, इस नीति को लागू नहीं करा पाया, इस नीति को लागू नहीं करा पाया, है ना। तो ये सारा व्यवहार आपको यहां पर करके चलना पड़ेगा, है ना। यानी कि जो आपका एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस है इसके साथ आप कंपनी को जोड़ के चलेंगे। लेकिन कंप्लीट जो ड्राफ्ट तैयार किया था डलहौजी साहब ने किया था और 1856 का डिस्कशन करना है यहां पर मेजरली आपको। तो 1856 में ये क्या मिलेंगे, दैट टाइम ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 1856 में ही क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अवध के संदर्भ में कमेटी का फॉर्मेशन होगा। जेम्स आउट्रम की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा और इस समिति ने अवध के संदर्भ में विदाउट एनी हेजिटेशन कुशासन का आरोप लगा दिया। जबकि उस समय अवध के नवाब जो आपको दिखाई पड़ते हैं वो काफी योग्य नवाब माने गए हैं, है ना। उनको काफी अलग भी लगा था, बहुत ज्यादा शॉकिंग था उनके लिए। लेकिन है ना, एक अंग्रेज व्यक्ति आपको मिलेंगे बिशप हीबर, उन्होंने जेम्स आउट्रम की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश की गंभीर आलोचना की कि आप ऐसा एलिगेशन कैसे लगा सकते हो। ठीक है, आपके पास अपनी कोई इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी होगी,
ठीक है, आपके पास अपने कोई साम्राज्यवादी नीति होगी, लेकिन मनमाना व्यवहार तो ठीक नहीं है ना। आप मनमाना व्यवहार कर रहे हो, गलत है। तो बिशप हीबर ने जिस तरीके से इस चीज को क्रिटिसाइज करने का कार्य किया, इसकी आलोचना करने का कार्य किया, डलहौजी को सावधान होना पड़ा। और डलहौजी अवध के संदर्भ में बैड गवर्नेंस को लाना चाहता था और अवध के भौगोलिक क्षेत्रों पर कंपनी के पॉलिटिकल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना चाहता था, लेकिन जो बिशप हीबर हैं उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। ठीक है, अब देखो अगली चर्चा हमको क्या करके चलनी है। अब यहां पर कोई और भी डिस्कशन आपको करके चलना पड़ेगा अच्छे से। तो सारी बातें जो हमने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत की हैं, इन तमाम प्रकार की बातों को आपको अपने साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लासें आपकी बढ़िया चल रही हैं, क्लासें आपकी व्यवस्थित तौर पर आपके सामने आ रही हैं, है ना, लगातार आपको लाभान्वित करने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी क्या है, कक्षाओं के साथ जुड़ के काम करना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। चलो, अब यहां पे क्या होगा, इतने डिस्कशन में आपके पास किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या, होगा ये कि अगर आप 1856 का ही रेफरेंस दोबारा लेंगे तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको दिखाना पड़ेगा वाजिद अली शाह की मृत्यु। ठीक है, और असल में इनकी मृत्यु इसी बात के कारण हुआ क्योंकि वो उस एलिगेशन को बिल्कुल फेस नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कंपनी के लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम अपने रूलिंग ग्राउंड में क्या है, गुड गवर्नेंस को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कमेटी आती है और कमेटी हमारे साथ कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं करती है, प्रॉपर वैल्यूज को इन्वेस्टिगेट करने का कार्य नहीं करती है, बिल्कुल समिति का क्या है, मनमाना व्यवहार है, यानी कि आर्बिट्ररी एक्शन है। तो ये तो गलत है। यानी कि ये काम जो हुआ उस समय, ये वाजिद अली शाह के लिए काफी शॉकिंग रहा और वो इस चीज को टैकल नहीं कर पाए। इन द सेम ईयर ही वाज डाइड, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब कहानी बदलेगी। अब कहानी क्या बदलेगी, अब कहानी ऐसे बदलेगी कि जो वाजिद अली शाह हैं, इनके पास अपना कोई वैध उत्तराधिकारी, वैध उत्तराधिकारी का मतलब क्या होगा, लीगल सक्सेसर। इनके पास अपना कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। इनके पास क्या अपना कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था जो गद्दी पर आ जाए, किसकी, अवध के गद्दी पर आ जाए। अब हुआ कि जब इनके पास कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था तो हुआ क्या उसके बाद कि इनकी पत्नी ने एक बच्चे को, नाम क्या था, बिरजिश कादिर को गोद लेते हुए उसे अवध का उत्तराधिकारी घोषित किया। उसे अवध का उत्तराधिकारी डिक्लेयर्ड किया, उसे अवध का उत्तराधिकारी घोषित किया, है ना। डलहौजी ने कहा कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है कि हमारी एक व्यक्ति ने हमको मजबूर कर दिया कि हम आप पर क्या है, बैड गवर्नेंस का एलिगेशन नहीं लगा पाए, लेकिन अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब आप पूरी तरीके से क्या है, फंस चुके हैं। अब आप क्या पूरी तरीके से क्या फंस चुके हैं, क्योंकि जैसे ही डेथ हुआ उसके बाद ये लैंग्वेज आपको बना के चलनी पड़ेगी, है ना, कि जो आपके वाजिद अली शाह हैं उनके पास अपना कोई लीगल सक्सेसर नहीं था। तो उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने क्या किया, इनकी पत्नी का रेफरेंस क्या लेंगे, बेगम हजरत महल, जो 1857 के रिवोल्ट में आपको दिखाई पड़ेगी, कहां से, लखनऊ से। तो इनकी जो वाइफ हैं बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल ने क्या है, अपनी जिम्मेदारी समझी और बेगम हजरत महल ने एक बच्चे को गोद लिया, उसको एडॉप्ट किया, जिसका नाम क्या था आपका, बिरजिश कादिर, और उसको क्या अवध का
उत्तराधिकारी घोषित करने का प्रयास किया। डलहौजी साहब ने कहा कि भैया हम नहीं मानेंगे। डलहौजी साहब क्या ले आए, है ना, हिंदी में क्या लेके आए, राज्य हड़प की नीति लेके आए। हिंदी में क्या लेके आए, राज्य हड़प की नीति लेके आए। और राज्य हड़प की नीति को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या कहेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना। डलहौजी साहब क्या लेके आए, राज्य हड़प की नीति लेके आए। और राज्य हड़प की नीति के साथ ही आपको अब लैंग्वेज यहां पर बना करके चलना पड़ेगा। यहां पर एक और हम किनको स्टैब्लिश करके चलेंगे, लॉर्ड डलहौजी। यानी कि जैसे ही जो बेगम हजरत महल है उन्होंने ये डिक्लेरेशन यहां पर किया है, तो उसके बाद क्या होगा, डलहौजी साहब क्या है, अवध के अगेंस्ट क्या अप्लाई कर देंगे, राज्य हड़प की नीति को अप्लाई कर देंगे, है ना। और यहां पर क्या क्या लैंग्वेज बनाएंगे, नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी ने ना, ये पॉलिसी हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, है ना। इस पॉलिसी का खेल ही ये है, यहां पे जो लैंग्वेज हम बना के दिखा रहे हैं उसके हिसाब से आप व्यवहार करके चलेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिजेश कादिर को अवध का वैध उत्तराधिकारी नहीं माना। 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 क्योंकि देखो, जब आप राज्य हड़प की नीति को कैलकुलेट करने की बात करते हो तो राज्य हड़प की नीति का तो सबसे बड़ा सेंटेंस है वो ये कहता है कि अगर भारतीय राज्यों के पास अपने कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो कंपनी मामले को डिसाइड करेगी। जनरली ये कहा जाता है, हालांकि उसके 3 प्रकार के व्यवहार हम आपको सिखाने वाले हैं, लेकिन सामान्यतः जनरली ये कहा जाता है कि अगर भारत की रीजनल पॉलिटिकल पावर जो आपकी हैं उनके पास अपना कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो कंपनी डिसाइड करेगी कि आप किसी बच्चे को गोद लेकर के उसे अपना वैध उत्तराधिकारी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर कंपनी ये डिसाइड करके चलती है कि भी आप किसी बच्चे को गोद लेकर के उसे अपना वैध उत्तराधिकारी बना सकते हैं तो आपके भौगोलिक क्षेत्र पर कंपनी अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को एस्टैब्लिश नहीं करेगी। लेकिन अगर कंपनी ये डिसाइड करके नहीं चलती है कि आप किसी बच्चे को गोद लेकर के उसे अपना वैध उत्तराधिकारी बना सकते हैं तो जो आपका भौगोलिक क्षेत्र होगा उस पर कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल क्या है, एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहां डलहौजी को तो अवध को घेरना ही था। उन्हें कहा कि परमिशन वगैरह छोड़ो, हमारी राज्य हड़प की नीति का बड़ा सेंटेंस क्या है कि अगर आपके पास वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो हम चाहें तो आपके क्षेत्र पर अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर लेंगे। और डलहौजी ने ब्रिजेश कादिर को अवध का लीगल सक्सेसर माना ही नहीं, क्योंकि ये क्या थे, एडॉप्टेशन है, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हैं, तो इनको अवध का लीगल सक्सेसर नहीं माना गया। तो डलहौजी ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। और क्या है प्रतिफल, अवध के संदर्भ में, प्रतिफल अवध के संदर्भ में और राज्य हड़प की नीति को लागू किया गया। 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 ओके, राज्य हड़प की नीति को लागू किया गया। तो ये 1856 की ये वाली कहानी भी आपको बना के चलनी पड़ेगी। जिस तरीके से हमने आपको क्या गाइड करने का कार्य किया है कि 1856 में ही जो वाजिद अली शाह हैं उनकी डेथ हो जाएगी। उनके पास क्या है, अपना कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है। हालांकि इस मामले को टैकल करने का कार्य उनकी वाइफ ने किया। ब्रिजेश कादिर नाम के बालक को क्या है, गोद लेकर के उसे अवध का लीगल सक्सेसर डिक्लेयर किया। लेकिन डलहौजी साहब नहीं माने। उन्होंने कहा कि यह बच्चा अवध का वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और हम क्या है, अवध के संदर्भ में राज्य हड़प की नीति को क्या है, लागू करते हैं। अब तो हमको मौका मिल गया, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब बनाओ लैंग्वेज, अवध की लैंग्वेज बनाएंगे कि किस किस प्रकार से आपको क्या है, अवध के बारे में यहां पर बात करनी है। ये देखिएगा, अवध के बारे में किस किस प्रकार की बातें क्या है यहां पर आपको करके चलनी है। सबसे पहली लैंग्वेज आप क्या बनाएंगे,
भारत की एकमात्र शक्ति, भारत की एकमात्र शक्ति, भारत की एकमात्र शक्ति जिस पर कुशासन का आरोप, जिस पर कुशासन का आरोप लगाया गया, जिस पर कुशासन का आरोप लगाया गया, जिस पर कुशासन का आरोप लगाया गया। ओके, अगली लैंग्वेज आप क्या बना के चलेंगे? भारत की एकमात्र शक्ति, भारत की एकमात्र शक्ति जिस पर कुशासन के आरोप के साथ साथ, जिस पर कुशासन के आरोप के साथ साथ, जिस पर कुशासन के आरोप के साथ साथ, जिस पर कुशासन के आरोप के साथ साथ राज्य हड़प की नीति को भी लागू किया गया। राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति को भी लागू किया गया। राज्य हड़प की नीति को भी लागू किया गया। राज्य हड़प की नीति को भी क्या है भाई? लागू किया गया, लागू किया गया। अगली लैंग्वेज आप क्या बनाएंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। नंबर 1, अवध का भौगोलिक क्षेत्र, अवध का भौगोलिक क्षेत्र, अवध का भौगोलिक क्षेत्र कुशासन, कुशासन के आरोप के अंतर्गत, कुशासन के आरोप के अंतर्गत, कुशासन के आरोप के अंतर्गत कंपनी के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ, कंपनी के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ। याद रखना, कंपनी के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ, कंपनी के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ। ओके, कंपनी के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ। बल्कि यहां पर आपको बात क्या कहनी है? बात आपको यह कहनी है कि अवध का भौगोलिक क्षेत्र, अवध का भौगोलिक क्षेत्र, अवध का भौगोलिक क्षेत्र राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत, राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत, राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत कंपनी के साम्राज्य में शामिल हुआ, 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 है ना। तो हमने सारा डिस्कशन आपके सामने रख दिया है और फाइनली आपको क्या है, वेरी पॉजिटिव जो आपके कंक्लूजन्स हैं वो भी आपको हमने यहां पर दे दिए हैं। आप ये लैंग्वेजेस बना करके चलेंगे कि अवध भारत की एकमात्र शक्ति है जिस पर एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस लगाया गया था, भारत की एकमात्र शक्ति है जिस पर कुशासन के आरोप के साथ साथ राज्य हड़प की नीति को भी लागू किया गया। लेकिन सावधानी आपको क्या लेकर चलनी है कि अवध का जो आपका ज्योग्राफिकल रीजन है वो कुशासन के आरोप के अंतर्गत कंपनी के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि अवध का जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है वो राज्य हड़प की नीति के अंतर्गत कंपनी के साम्राज्य में शामिल हुआ था, है ना। तो अवध को लेकर के जो आपके परीक्षाओं में कंट्रोवर्शियल ग्राउंड्स कई बार बनते हैं, हमारा प्रयास रहा कि अगर इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल ग्राउंड्स आपके सामने आते हैं तो आप उनके साथ क्या है, वेरी पॉजिटिव ट्रीटमेंट करने का कार्य करें। यहां हमने एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस की बात भी की और एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस को कन्वीनियंट बनाए जाने के उद्देश्य से उसकी जो कंपैरेटिव स्टडी हमने करा के दिखाई वो आर्टिकल 356 के साथ आपको करके दिखाई। उसके अंदर की तमाम प्रकार की बातें हमने की और अवध के साथ आपको किस प्रकार का व्यवहार करके चलना है, ये तमाम प्रकार की बातें क्या हैं, हमने आपके सामने रख दी हैं। हम तो यही उम्मीद करके चलेंगे कि आज का जो व्यवहार रहा, आज की जो आपकी चर्चा रही एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस के बारे में या अवध के बारे में,
ये चीजें अब आपको परेशान नहीं करेंगी, ये चीजें आपके गिरफ्त में आ जाएंगी। आपको इस विषय वस्तु को समझना है, अच्छे से इसका आपको ड्राफ्ट बनाना है और बार बार आपको क्या है, चीजों को रिवाइज करते रहना है। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।